कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग किस्म की जर्मन फैंटेसी सीरीज। अब ये सीरीज दोस्तों थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं सोच रहा हूँ इसका इंट्रो दे दिया जाए। एक परिवार कई पुश्तों से एक बुक को संभालता हुआ आ रहा है। उस बुक में एक बहुत ही अजीब दिखने वाले किसी एलियन की ड्राइंग्स और किसी पोर्टल में पहुंचने का रास्ता, इस तरह की कई चीजें होती हैं। किसी वजह से वो परिवार इस बुक को इतनी पीढ़ियों से संभाल कर रखे हुए है। प्रेजेंट में दोस्तों वो बुक इस परिवार के आखिरी वारिस के हाथ में पहुंच जाती है। पर क्या है कि उस लड़के को इस बुक और इसके अंदर जो लिखा है उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये किस तरह का बुक है और ये परिवार इसे इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी सेफ क्यों रखते हुए आ रहा है, ये सारी चीजें जानने के लिए हमें इस बुक के बारे में जानना होगा, जो महज एक बुक नहीं। इसमें टेलीपोर्टेशन पोर्टल, टाइम डायलेशन, मिथिकल क्रिएचर्स और भी कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें मिलकर बनती है एक टॉप क्वालिटी डिश, मतलब एक सुपर फैंटेसी सीरीज। और आज की वीडियो को आप खूब एंजॉय करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में मार्क नाम के एक छोटे लड़के को दिखाते हैं जिसका आज बर्थडे है। बेड से उठते ही वो अपने सामने रखे हुए केक को टेस्ट करने लग जाता है। तब दीवार से कोई आवाज आती है। इस कमरे में मेंढक का पुतला भी है दोस्तों। मार्क उस दीवार के पास जाने लगता है जहाँ से आवाज आई थी, लेकिन इतने में दरवाजा खुलता है और उसके पापा जल्दी से उसे कहीं लेकर जाते हैं। हाँ, जाने से पहले वो कमरे में रखी चीजों को तोड़ देते हैं। मेंढक का पुतला भी वो तोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों। फिर वो मार्क के बड़े भाई थॉमस को भी बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, चलो। पापा फिर थॉमस को एक बुक देकर कहते हैं कि अब से इसे तुम्हें संभालना होगा बेटा। और तब मार्क देखता है कि उसके पापा ने जिस मेंढक का पुतला तोड़ा था वो खुद ही जुड़ जाता है और लगता है उसमें जान आ गई है, और वो नीचे भी झांकता है। ये हरकतें देखकर मार्क तो डर जाता है कि भाई ऐसे कैसे हो गया। पापा फिर दोनों बच्चों को लेकर गाड़ी में निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी माँ आ जाती है और पापा से कहती है कि ये क्या पागलपन है, जो कुछ तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारा महज एक इल्यूजन है, तुम्हें मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज बच्चों को कहीं मत लेकर जाओ। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, चलो। लेकिन दोस्तों पापा नहीं मानते और बच्चों को लेकर निकल जाते हैं। फिर वो मुड़कर मार्क को देखते हैं और तब उनका मुंह जलने लग जाता है। यहाँ पे तो मार्क चौंक कर आंखें खोलता है कि हो क्या रहा है ये। मार्क अब काफी बड़ा हो चुका है और उसकी उम्र है 16 साल। अब तक जो हमने देखा वो मार्क का दोस्तों महज एक सपना था, लेकिन पास्ट में ये रियल में हुआ था, ये भी याद रखना। दरअसल जब पापा दोनों बच्चों को कार में लेकर गए तो एक जगह पर जाकर पापा ने खुद को जला लिया था। तब से मार्क को अक्सर ये सपना आता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशानी में भी है। खैर अब काम तो अपना करना ही होगा आगे का। वो उठकर स्कूल के लिए तैयार होता है। उसकी माँ जो कि एक नर्स है, वो नाइट शिफ्ट करके सुबह लौटी होती है और सोफे पे ही सो गई थी। मार्क उन पर फिर अच्छे से कंबल ओढ़ देता है और फिर रेडी होकर स्कूल चला जाता है बढ़िया बच्चे की तरह। मार्क और उसके बड़े भाई थॉमस का एक म्यूजिक शॉप भी है जहाँ काफी अच्छा बिजनेस चलता है। मार्क अपने म्यूजिक शॉप से कैसेट्स लेकर स्कूल में स्टूडेंट्स को रेंट पे दे देता है। इस तरह उसका काम चलता है। ये सब करके जब मार्क क्लास में जाता है तो उसके टीचर उसे काफी परेशान करते हैं कि तुम्हें स्कूल आने की जरूरत ही क्या है, तुम्हारा तो म्यूजिक शॉप है ना, वहीं बैठकर बिजनेस क्यों नहीं कर लेते। अब मार्क को गुस्सा आ जाता है कि क्या बोल रहे हैं मेरे बिजनेस के बारे में। तो टीचर कहते हैं कि लगता है बहुत गुस्से में हो तुम, मुझे मारना चाहते हो क्या, मारो मारो लो मुझे, डरो मत मारो। तुम्हारे भाई थॉमस ने भी मुझे मारा था, इसीलिए मैंने उसे स्कूल से ही निकलवा दिया, और अब तुम भी मारो, तुम्हें भी निकाल दूंगा। मार्क चुप रहता है, लेकिन कल्पना करता है कि वो टीचर की बढ़िया धुलाई कर रहा है। इनकी क्लास में एक नई स्टूडेंट आती है जिसका नाम है बैकी। बैकी को देखते ही मार्क को पसंद आ जाती है। वो भी मार्क के सामने नजरें मिलाती है। वैसे स्कूल के बाद मार्क बाहर निकलता है तो थॉमस उसे पिकअप करने के लिए आया होता है। आज मार्क का 16वां बर्थडे है तो दोनों भाई अपने म्यूजिक शॉप में मस्त सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। रास्ते में मार्क पूछता है कि भैया तुम घर क्यों नहीं आते, माँ को तुम्हारी बहुत ही चिंता हो रही है। थॉमस कहता है कि यार अगर आऊंगा तो मुझे पागल बताकर माँ मुझे मेंटल असाइलम में भेज देगी, घर से दूर रहना ही मेरे लिए और माँ के लिए अच्छा होगा। फिर इस तरह बातें करते करते दोनों म्यूजिक शॉप पहुंच जाते हैं। वहाँ इन्होंने मोमो नाम के एक आदमी को काम पे रखा होता है जो कि मार्क का अच्छा दोस्त भी है। वो डिलीवरी वाले से किसी बात पे झगड़ भी रहा होता है। तब दोनों भाई उसको समझा बुझाकर काम पे ध्यान देने को कहते हैं और दोनों म्यूजिक शॉप के ऑफिस रूम में चले जाते हैं। अब आज मार्क का 16वां बर्थडे है तो थॉमस उसे एक बुक गिफ्ट करता है, जिसको देखते ही मार्क पूछता है कि ये जरूर क्रॉनिकल बुक होगा है ना। थॉमस बताता है कि हाँ, पापा ने जो कुछ कहा वो सब सच था। जब मैं 16 साल का हुआ था ना तो पापा ने मुझे बुक गिफ्ट की थी। इसमें हमारी कई पीढ़ियों के सिग्नेचर्स हैं, मेरा भी साइन है इसमें, और अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हें भी इसमें साइन करना है। उसके बाद तुम भी डार्क टावर के रखवाले बन जाओगे। उसकी बातें सुनकर मार्क चिढ़ जाता है और कहता है कि क्या यार भैया, तुम भी पापा की तरह पागल हो गए हो। शायद माँ ठीक ही कहती है तुम्हारे बारे में भी। ये डार्क टावर कुछ नहीं होता भैया, समझने की कोशिश करो। और इसमें जो सिग्नेचर्स हैं उसके लास्ट अक्षर स्क्रिबल किए गए हैं। इससे देखो साफ पता चलता है कि हमारे सारे के सारे पुरखे मेंटली स्टेबल नहीं थे। तुम्हें भी मेंटल प्रॉब्लम है भैया। थॉमस कहता है कि यार ठीक है, माना कि मेरा दिमाग खराब है, लेकिन तुम तो ठीक हो ना, तुम इस पे ठीक से साइन करके दिखाओ, जरा दिखाओ। मार्क भी कहता है कि ठीक है, तुम्हारे खातिर मैं इस बुक में साइन करने को तैयार हूँ और इस बुक को घर ले जाकर इसको पूरा पढ़ूंगा भी। अगर उसके बाद भी मुझे लगा कि इस बुक की कोई भी बात सच नहीं है
है तो तुम वादा करो कि अपने दिमाग का चेकअप करवाने के लिए थेरेपिस्ट के पास चलोगे। ये सुनने के बाद थॉमस भी मान जाता है और मार्क को पेन देता है। अब देखिए दोस्तों, मार्क साइन करना शुरू करता है। अब पहले तो ठीक से साइन कर रहा होता है, लेकिन जब वो लास्ट अक्षर पर पहुंचता है तो उसे लगता है जैसे वो साइन के अंदर जाकर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। इसके बाद आखिरी अक्षर एकदम टेढ़ा मेढ़ा साइन कर देता है और झट से थॉमस कहता है कि क्यों क्यों क्या हो गया, सरक गया ना तुम्हारा दिमाग भी। मुझे पता है तुमने भी उस डार्क टावर वर्ड को देख लिया है, अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन हो गया ना। मार्क कंफ्यूज हो जाता है और बुक को लेकर चुपचाप घर चला जाता है। वहाँ उल्टा माँ परेशान होती है कि मार्क अब तक घर नहीं लौटा। उसे डर भी है कि कहीं मार्क भी उसके पापा और भाई की तरह उस कल्पना की दुनिया में जीने ना लग जाए। लेकिन मार्क कहता है कि मैं थॉमस को घर आने के लिए समझा रहा था माँ, इसीलिए देर हो गई बस। और तब जाकर माँ को तसल्ली होती है कि चलो ये तो नहीं है कम से कम उन दोनों की तरह। फिर वो बर्थडे केक वगैरह काट कर अपने कमरे में चला जाता है। एंड अब उस बुक में लिखी बातों पर विश्वास तो नहीं करता, लेकिन फिर भी वो जानना चाहता है कि ऐसा क्या है इस बुक में। वो बुक खोलता है तो उसमें अजीब तरह के छोटे कीड़े और स्लेव हंटर नाम के एलियन जैसे जंतु के बारे में कुछ लिखा होता है। हाँ, उस बुक में एक कागज होता है जिसमें डार्क टावर के बारे में डिटेल्स लिखी होती है। वैसे डार्क टावर वर्ल्ड किसी दूसरी गैलेक्सी में है, लेकिन पृथ्वी से वहाँ पहुँचने का एक सीक्रेट पोर्टल है। और ये डार्क टावर जिस गैलेक्सी में है ना, वहाँ एक बहुत ही खतरनाक जंतु है जिसका नाम है ग्रिफन। दिखने में तो ऐसे लगता है जैसे शेर और ईगल को मिलाकर उसका रूप बनाया गया हो। ग्रिफन ने अपनी सेना यानी कि स्लेव हंटर्स की मदद से उस गैलेक्सी के इंसानों को पकड़कर उन्हें अपना गुलाम बना के रखा हुआ है। अगर ग्रिफन और स्लेव हंटर्स उस गैलेक्सी से निकलकर बाहर आ गए ना, तो वो पृथ्वी जैसे हर प्लेनेट को अपना गुलाम बना लेंगे और इंसानों को भी। और पृथ्वी को उन मॉन्स्टर्स से बचाने का काम कर रहे हैं मार्क के परिवार वाले, यानी मार्क और थॉमस के पापा, उनसे पहले उनके दादा, उनसे पहले परदादा वगैरह, ये सारे काम करते हुए आ रहे हैं, यानी कि पृथ्वी को बचाने का। लेकिन अभी तक वो सिर्फ ग्रिफन को पृथ्वी को मिटाने से रोक पाए, उसका खात्मा करने में सफल नहीं हुए हैं। ये सारी चीजें पढ़कर मार्क को लगता है कि यार कैसा पागलपन है, ऐसा भी रियल में होता है क्या। मार्क बुक को बंद करके मुड़ता है तो देखता है कि अब वो आ गया है डार्क टावर वर्ल्ड में, और इस दुनिया में नीचे और ऊपर धरती है और बीच में खंभे। मार्क टोटली कंफ्यूज्ड कि ये क्या है। वो चुपचाप चलने लगता है तो अनजाने में किसी ट्रैप पर पैर रख देता है और वहाँ एक स्लेव हंटर आ जाता है इसी बीच। फिर मार्क उससे बचकर भागने लगता है तो रास्ते में वो एक गड्ढे में गिर जाता है। स्लेव हंटर मार्क को पकड़ने वाला होता है कि अचानक मार्क पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ अभी हुआ क्या ये और हो क्यों रहा है। तब वो ये सोचकर तसल्ली कर लेता है कि उसे जो पापा के चलने के सपने आते थे, शायद ये भी उसी तरह का कोई सपना होगा। चलिए, अब मार्क जाता है स्कूल में तो वहाँ उसकी क्लास में सारा नाम की लड़की बैकी से कहती है कि देखो, मुझे लगता है तुम मार्क में इंटरेस्टेड हो, लेकिन उससे दूर ही रहा करो क्योंकि उसके पापा पागल थे, भाई भी पागल है और जरूर वो भी पागल होगा। लेकिन बैकी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और मार्क के साथ नॉर्मली बातचीत करती है। उसे भी मार्क पसंद है तो ऐसा बॉन्ड तो होता ही है। स्कूल के बाद मार्क सीधे एक थेरेपिस्ट के पास जाता है और उसे उस बुक के बारे में सब बताता है और कहता है कि उसे पढ़ते हुए अचानक मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूं और अचानक फिर यहाँ लौट आता हूं। ये क्या है थेरेपिस्ट? थेरेपिस्ट कहता है कि देखो, इसका मतलब है कि तुम ठीक हो रहे हो। बचपन से तुम्हें अपने पापा को लेकर जो सपने आते थे वो अब कम होने लगे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है वैसे, और कुछ टाइम के बाद देखना ये वाले सपने भी आना बंद हो जाएंगे। ये सब तुम्हारा इमेजिनेशन है, ठीक हो जाएगा। तब ये सुनने के बाद मार्क चैन की सांस लेते हुए म्यूजिक शॉप में जाता है। वो थॉमस से बड़ा कैजुअली कहता है कि अरे, इस बुक को पढ़कर मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा तुम कह रहे थे, मुझे तो बस कुछ भ्रम हुआ, कुछ इल्यूजन्स आए, और थेरेपिस्ट ने कहा कि ये सब हमारी इमेजिनेशन है, रियल नहीं है। देखो भाई, तुम भी एक बार थेरेपिस्ट से मिल लो, तुम भी ठीक हो जाओगे। लेकिन तभी वहाँ पर बैकी आ जाती है। मार्क उसके साथ मजे से बातें करता है और फिर घर आ जाता है। कई दिनों के बाद आज थॉमस घर आता है और वो माँ से बात कर रहा होता है, लेकिन माँ फिर से शुरू हो जाती है कि तुम अपने बाप की तरह पागल बन रहे हो। अब थॉमस को गुस्सा आना ही था, वो गुस्से में उन पर चिल्ला चिल्लाकर बाहर चला आता है। फिर मार्क उसको समझाने की कोशिश करता है कि यार, माँ ठीक ही तो कह रही है, तुम अपने इल्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश करो ना। लेकिन थॉमस कहता है कि लगता है तुम्हें डेमो देना पड़ेगा, चल मेरे साथ। कहकर वो मार्क को एक बिल्डिंग के पास लेकर जाता है। वहाँ एंजल्स, मिथिकल कैरेक्टर्स वगैरह के स्टैचू होते हैं। फिलहाल तो लोग वहाँ नहीं जाते और वहाँ पर ताला लगा होता है। लेकिन हाँ, उस बिल्डिंग के बाहर एक शैतान और एक एंजल की स्टैचू होती है। क्योंकि अब एंट्रेंस बंद है तो दोनों दीवार टपकर उस बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ से उतरते हैं अंदर। वहाँ पर कई पुरानी चीजें होती हैं। इनके स्वर्गवासी पापा का एक बॉक्स भी वहाँ पर होता है, लेकिन वो खाली है फिलहाल। थॉमस कहता है कि इसके अंदर एक खास चीज थी जिसे शायद पापा ने कहीं छुपा के रखा हुआ है। तब उस बॉक्स से एक सुई निकलकर मार्क को चुभ जाती है और मार्क का खून उस सुई में लग जाता है। फिर दोस्तों, वो सुई वापस बॉक्स के अंदर चले जाती है और बेसमेंट का एक सीक्रेट डोर खुलता है। दोनों भाई अंदर जाते हैं तो वहाँ वो चीज होती है जो इस बॉक्स में थी। दिखने में तो चेन जैसी लगती है वो चीज और लगता है कारपेंटर का कोई टूल है,
वो टूल मार्क के हाथ में हिलना शुरू हो जाता है जैसे कि उसमें जान आ गई हो। और तब थॉमस बताता है कि सुनो, सिर्फ इस टूल के जरिए ही ग्रिफिन का खात्मा किया जा सकता है। ग्रिफिन को जिंदा रहने के लिए हमारे परिवार का खून चाहिए, इसीलिए वो हमें टारगेट कर रहा है। इतना ही नहीं, उसे हम दोनों मिलकर मिटा भी सकते हैं, लेकिन मैं अकेला उससे मुकाबला नहीं कर सकता। मार्क को तो अभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं होता। थॉमस कहता है कि तुम सोच कर बताओ, लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलना होगा। दोनों उस बिल्डिंग के रूफ टॉप पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शैतान का स्टैचू जो नीचे था ना, वो अब ऊपर है। दोनों की हालत खराब और वो नीचे उतरकर कार की ओर जाते हैं, लेकिन तब अचानक शैतान का स्टैचू जिंदा हो जाता है और इनके आगे इन पर हमला करने लग जाता है। वो तो शुक्र है कि एंजल का स्टैचू भी जिंदा हो जाता है और अब वो एंजल शैतान से लड़ने लग जाता है। ये दोनों भाई तो डर के मारे वापस उस बिल्डिंग के अंदर जाकर छुप जाते हैं। मार्क तो आंखें बंद करके जपने लग जाता है कि ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, मेरा सपना है। और जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि दिन हो चुकी है। लगता है वो रात भर यहीं पर था। और तो और थॉमस का कहीं कुछ पता नहीं दोस्तों। मार्क थॉमस को ढूंढते ढूंढते बाहर आता है तो देखता है कि एंजल का स्टैचू अपनी जगह पे है, लेकिन शैतान का स्टैचू टूटकर नीचे पड़ा हुआ है। अब मार्क को भी शक होने लग जाता है कि कहीं कल रात देखी भी मेरी बात सच तो नहीं है। वो एंजल से पूछता है कि कल आपने हमें बचाया था ना, उसके लिए थैंक्स। वैसे मेरा भाई थॉमस कहाँ पर है, कुछ पता है आपको? तभी दूर से कोई उसको देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये कौन है जो स्टैचू से बातें कर रहा है। मार्क वापस जाता है म्यूजिक शॉप में, लेकिन थॉमस वहां भी नहीं होता और ना ही वो घर पर गया था। मार्क टोटली परेशान कि न जाने ये थॉमस कहाँ चले गया। तब उस बुक से किसी की आवाज सुनाई देती है तो मार्क डरकर उस बुक को दूर रख देता है। फिर वो जाता है सीधे थेरेपिस्ट को देखने, लेकिन थेरेपिस्ट हमेशा की तरह हर बात को मार्क का इल्यूजन बताकर उसे वापस भेज देता है। मार्क फिर बाहर आता है तो बैकी को देखता है और तब उसको पता चलता है कि बैकी थेरेपिस्ट की बेटी है। दूसरी ओर बैन नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो कि सारा से प्यार करता है। दोनों मिलकर अपने फ्रेंड्स को एक बढ़िया सी पार्टी देना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स घर पर पार्टी करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। इसीलिए बैन सारा से कहता है कि देखो, तुम्हारे पापा का जो पुराना थिएटर है ना, उसकी चाबी चुरा लो, हम वहीं पर अपनी पार्टी करेंगे। दूसरी ओर मार्क उस बुक के अंदर से एक मैप निकालता है जिसमें उस दूसरी दुनिया में जाने वाले पोर्टल्स की डिटेल्स और लोकेशंस होती हैं। मार्क उसी को देख रहा होता है कि क्या कैसे, मतलब ये सोचता है वो, और अचानक उसे कीड़े जैसा कुछ दिखता है जो सीधे मार्क पर हमला करने आ जाता है। मार्क के फिर हालत खराब और तब वो डार्क टावर वर्ल्ड में होता है दोस्तों। इसी बीच पृथ्वी पर मार्क की माँ पुलिस में कंप्लेंट देने चली जाती है कि थॉमस लापता है और यहाँ बैकी मार्क के बारे में और जानना चाहती है। मार्क भले ही बैकी के पापा का पेशेंट है, लेकिन डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स के बारे में किसी को नहीं बताते, इसीलिए बैकी मजबूरन सारा से मार्क के बारे में पूछने जाती है। वो बैकी को लाइब्रेरी में ले जाकर सिस्टम पर पुराने न्यूज़पेपर्स दिखाती है और उससे बैकी को पता चलता है कि बचपन में मार्क और थॉमस के पापा उन्हें कार में कहीं लेकर जा रहे थे। तब उनकी माँ ने पुलिस से मदद मांगी और पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई। अचानक पापा एक घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पूरी तरह से जल जाते हैं, लेकिन जब पुलिस अंदर जाती है तो वहाँ पापा के जले हुए शरीर की बजाय सिर्फ मिट्टी थी दोस्तों। अब मार्क को, जो कि डार्क वर्ल्ड टावर में पहुंच गया था, वो थॉमस को देख लेता है वहाँ। थॉमस बताता है कि डार्क टावर वर्ल्ड हमारी दुनिया से बहुत ही अलग है। जिस तरह वहाँ पर अपार्टमेंट्स में कई फ्लोर्स होते हैं, उसी तरह डार्क टावर वर्ल्ड में कई लेवल्स हैं। हम सबसे नीचे के लेवल पर हैं जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं। ऊपर वाले लेवल्स में कई अजीबोगरीब क्रिएचर्स हैं, लेकिन टॉप लेवल पर क्या है और इस डार्क टावर वर्ल्ड का आसमान कैसा दिखता है, ये तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। खैर जो भी हो, अब तो तुम भी यहाँ पर आ गए हो। अब हम दोनों मिलकर उस ग्रिफिन को मिटाएंगे। मार्क कहता है कि यार भाई, मैं किसी को मिटाने नहीं आया, मुझे वापस घर जाना है। थॉमस कहता है कि ठीक है, तुम जिस पोर्टल से आए थे उसी से वापस चले जाओ। लेकिन मार्क कहता है मैं किसी पोर्टल से यहाँ नहीं आया, मैं तो घर पर बैठा उस बुक को देखकर सोच रहा था कि मुझे थॉमस के पास जाना है और अचानक मैं यहाँ पहुंच गया। ये सुनकर थॉमस शॉक हो जाता है कि बिना पोर्टल के पृथ्वी से यहाँ आना तो सिर्फ ट्रैवलर्स की बस की बात है। हो अरे मार्क, तुम एक ट्रैवलर हो। मार्क के कुछ समझ में नहीं आता और वो थॉमस से कहता है कि बाकी बातें कल कर लेंगे, अब सो जाते हैं। अचानक मार्क की नींद खुलती है तो थॉमस कहता है कि स्लेव हंटर्स आ गए हैं, जल्दी भागो यहाँ से। ये कहकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। पृथ्वी पर यहाँ बैकी मार्क से मिलने म्यूजिक शॉप आती है। डार्क टावर वर्ल्ड में दोस्तों स्लेव हंटर्स, जो दिखने में बहुत ही डरावने हैं, वो थॉमस को पकड़ लेते हैं। मार्क कहीं छुप जाता है, लेकिन वो ठान लेता है कि किसी भी तरह अपने भाई को बचाएगा। हिम्मत जुटाकर वो स्लेव हंटर्स को अटैक करना चाहता है, लेकिन अचानक टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी पर म्यूजिक शॉप में पहुंच जाता है और स्लेव हंटर्स के बजाय उसकी मार बैकी को पड़ जाती है। वो बेचारी नीचे पड़ती है और डांटती है कि अरे मुझे क्यों मारा तुमने। इतने में मोमो आकर पूछता है कि तुम दरवाजे से तो अंदर नहीं आए, फिर अंदर कैसे पहुंच गए। अब और कोई रास्ता न पाकर मार्क मोमो और बैकी को A to Z सारी चीजें बता देता है। दूसरी ओर यहाँ डार्क टावर वर्ल्ड में एक स्लेव हंटर एक बड़े किले में जाता है जहाँ एक और एलियन रहता है। शायद ये इनका लीडर है, जिसको स्लेव हंटर्स मास्टर कहते हैं। स्लेव हंटर बताता है कि मास्टर, एक अच्छी खबर है, मैंने ट्रैवलर के भाई को पकड़ लिया है, जल्द ही उस ट्रैवलर को भी पकड़ लेंगे हम। ये सुनने के बाद मास्टर खुश हो जाता है और कहता है कि ट्रैवलर के भाई को गुलामों की बस्ती में लेकर जाओ। ये कहकर मास्टर दूसरी जगह जाता है जहाँ एक और मॉन्स्टर रहता है।
वो कहता है कि मुझे लगता है जल्दी फादर आने वाले हैं, यानी इन सब का सुपीरियर है फादर, जिसके आने का ये लोग इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ बैकी और मोमो मार्क की बात पर विश्वास नहीं करते, तो उन्हें सबूत दिखाने के लिए वो उन दोनों को उस बिल्डिंग के पास लेकर जाता है जहाँ पे शैतान का स्टैचू टूटा पड़ा था। तो मार्क बताता है कि ये देखो, इसी शैतान ने हम पर हमला किया था और फिर उस एंजल ने हमें बचाकर शैतान को खत्म किया। मोमो और बैकी को गुस्सा आ जाता है कि क्या बेवकूफ बना रहे हो। मोमो कहता है कि मेरी आंखें कमजोर हैं, इसलिए चश्मा पहना हुआ है और टांगों में काफी दर्द भी है। इसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आया और तुम हमें ये तोता मैना वाली कहानी सुनाकर बेवकूफ बना रहे हो। देखो तुम सच में पागल हो गए हो। बस ये कहकर मोमो और बैकी चले जाते हैं। यार मार्क को बड़ा गुस्सा आता है कि मैं सच्चाई बता रहा हूँ और ये मुझे पागल बता रहे हैं। तो वो एंजल को पंच करने लगता है कि तुमने इनको बताया क्यों नहीं कि तुमने शैतान को मारा था। अब वो लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, बताओ। जैसे जैसे वो एंजल के स्टैचू को पंच करता है ना दोस्तों, तब डार्क टावर वर्ल्ड हिलने लग जाता है। मास्टर कहता है कि लगता है सही वक्त आ गया है। अब ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं ये तो आगे पता चलेगा दोस्तों। फिलहाल यहाँ मार्क मोमो को किसी तरह कन्विंस कर लेता है कि प्लीज मुझे अपनी बात साबित करने का एक और मौका दो। अब दोनों मिलकर उस बुक में से किसी पोर्टल का लोकेशन ढूंढ निकालते हैं और वहाँ पहुंच जाते हैं दोस्तों। बुक में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो वहाँ का एक दरवाजा खोलते हैं तो पता चलता है कि ये डार्क टावर वर्ल्ड पहुंचने का एक पोर्टल है। मोमो को विश्वास ही नहीं होता कि ये सब हो रहा है। दोनों जैसे उस पोर्टल के अंदर जाते हैं तो मोमो की आंखें ठीक हो जाती हैं और वो चश्मा उतार कर भी देख पाता है। उसकी टांगों का दर्द भी एकदम गायब। बड़ा खुश होता है वो, लेकिन तब उसके पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है, यानी कि अब ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते और यहाँ ये फंस चुके हैं। लेकिन क्योंकि मार्क एक ट्रैवलर है, उसे किसी पोर्टल की जरूरत नहीं। वो आंखें बंद करके सोचता है कि मुझे वापस पृथ्वी पर जाना है। ये सोचते ही वो वापस पृथ्वी पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों मोमो एक नॉर्मल इंसान है तो वो डार्क टावर वर्ल्ड में ही फंस जाता है। और तभी मार्क रियलाइज करता है कि हे भगवान, मैंने तो अपने दोस्त मोमो को वहाँ डार्क टावर वर्ल्ड में छोड़ दिया। उसे बचाने के लिए वो बुक खोलकर सोचता है कि मुझे उस पोर्टल में पहुंचना है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर जा पाता उसकी माँ आ जाती है और उस बुक को देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि इसी की वजह से उसका पति और बेटा दोनों पागल हो गए और उसे छोड़कर चले गए। अब वो नहीं चाहती कि मार्क भी उसको छोड़कर चला जाए, इसीलिए वो गुस्से में बुक लेकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। मार्क चिल्लाता भी है कि दरवाजा खोलो मम्मी, लेकिन जैसे जैसे मार्क का गुस्सा बढ़ता है ना, डार्क टावर वर्ल्ड में भारी वाइब्रेशंस होने लग जाते हैं। इस वजह से डार्क टावर वर्ल्ड का एक हिस्सा तो टूट ही जाता है, जिसके अंदर होता है फादर। अभी फिलहाल तो ये पता नहीं कि फादर असल में ग्रिफिन है या फिर कोई और, लेकिन उसकी बातें किसी की समझ में नहीं आती, ये भी समस्या है। वो किसी इंसान के जरिए ही दूसरों से बात कर पाता है। मास्टर कहता है कि हम जल्दी किसी इंसान को पकड़ लाएंगे, आप उसके जरिए हमें बताइएगा कि आगे क्या करना है। यहाँ पृथ्वी पर मार्क की माँ रात भर उसे कमरे में बंद करके रखती है और थेरेपिस्ट को कॉल करती है। तो थेरेपिस्ट कहता है कि उसे इस तरह बंद रखोगी तो उसके दिमागी हालत और खराब हो जाएगी। दरवाजा खोल दीजिए, उसको जहाँ जाना है जाने दीजिए। अम्मा दरवाजा खोल लेती है और मार्क सीधे उस पोर्टल के लोकेशन पर जाकर डार्क टावर वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वहाँ मोमो ने एक लकड़ी पे लिखा हुआ था कि मैं बहुत दूर नहीं हूँ। अब इससे पहले कि पोर्टल का दरवाजा बंद होता, मार्क बाहर निकल आता है। फिर वो बैकी से मिलने जाता है और वो उसे बुक देकर कहता है कि देखो, मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन प्लीज मेरी मदद करो। मोमो उस पोर्टल में फंसा हुआ है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, इस बुक को लेकर मेरे घर जाओ और मेरी माँ के साथ मिलकर उस पोर्टल को खुलवा दो। फिर मैं और मोमो उस पोर्टल से बाहर निकल आएंगे। बैकी भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। अब दोस्तों मार्क डार्क टावर वर्ल्ड में जाकर मोमो को ढूंढने में लग जाता है और यहाँ बैकी उस बुक को मार्क की माँ को देने के बजाय सारा और बैन के साथ मिलकर उस बुक को देखने लगती है कि इसमें है क्या। उसमें कई सूखे फूल होते हैं और ये भी लिखा होता है कि अगर ये फूल जरा भी गीले हुए तो एक तरह का कीड़ा निकलेगा। वो मजाक उड़ाते हैं कि क्या यार, मार्क इन बातों पे विश्वास करता है बताओ। ये कहकर वो एक सूखे फूल पर थोड़ा सा पानी डालते हैं, लेकिन कोई कीड़ा नहीं आता और अब बैन उस फूल को एक पानी के गिलास में डाल देता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि इस बुक में जो लिखा है वो सच नहीं है। फिर भी वो उस बुक में लिखे पोर्टल को देखना चाहते हैं और उस लोकेशन के लिए निकलते हैं। डार्क टावर वर्ल्ड में दोस्तों जिन इंसानों को गुलाम बनाकर रखा गया था, उनमें से एक ताकतवर आदमी को किले में ले जाकर सिंहासन पर बिठाया जाता है। उसके पीछे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का हाथ आता है। वो मॉन्स्टर है फादर और यहाँ रिवील होता है कि ये फादर ही ग्रिफिन है। तो ग्रिफिन सिंहासन पर बैठे उस इंसान की पीठ पर अपने नुकीले नाखून खोपता है और उसके जरिए वो कहता है कि अब मैं जो कहूंगा वही तुम करोगे। एंड इसी बीच मार्क जो मोमो को ढूंढ रहा था, उसे लगता है शायद मोमो को स्लेव हंटर्स ने पकड़ के रखा हुआ है, इसीलिए वो स्लेव हंटर्स को देख रहा होता है कि कहाँ है ये। अचानक कोई उसके कमरे में आता है जिसका चेहरा ढका होता है। वो मार्क के मुंह में कुछ लगाने लगता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ। तब पता चलता है कि वो मोमो है, उसकी दाढ़ी भी निकल आई थी। मार्क कहता है ओ ये दाढ़ी कहाँ से मिली तुम्हें। ये कहकर वो उसकी दाढ़ी पकड़कर खींचता है तो मोमो को दर्द होता है और कहता है कि अबे
मार्क की असली दाढ़ी है। मार्क तो चौंक जाता है कि कल तो तुम्हारी दाढ़ी नहीं थी। तब मोमो चिढ़कर कहता है कि क्या तुम किस कल की बात कर रहे हो? मुझे पोर्टल में छोड़कर तुम्हें गए 3 हफ्ते हो चुके हैं। हो 3 हफ्ते? मार्क चौंक जाता है। मतलब पृथ्वी की तुलना में डार्क टावर वर्ल्ड में वक्त बहुत ही जल्दी गुजरता है और अब दोनों मिलकर थॉमस को छुड़ाने के लिए स्लेव हंटर्स को कैसे मारे ये आइडिया लेते हैं। लेकिन स्लेव हंटर्स इनको देख लेते हैं और इनका पीछा करते हैं। ये दोनों भी उनसे भागते भागते खाई के पास पहुंच जाते हैं। अब या तो इनको खाई में कूदना होगा या फिर स्लेव हंटर्स इनको पकड़ लेंगे। मार्क झट से मोमो को लेकर खाई में कूद जाता है, लेकिन बीच हवा में दोनों टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं पृथ्वी पर। और अब मार्क रियलाइज करता है कि वो अकेला ही नहीं बल्कि किसी को साथ लेकर भी ट्रेवल कर सकता है, यानी बिना पोर्टल के एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकता है। यहाँ बैकी, सारा और बैन उस पोर्टल को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। इस बुक की कोई भी बात सच नहीं है, ये सोचकर वो बाहर निकलते हैं तो पुलिस इनको चोर समझकर अरेस्ट कर लेती है। इसी बीच बैकी के घर में जिस सूखे फूल को इन्होंने पानी में डाला था उसमें देखो जान आ जाती है और उसके अंदर से कीड़ा जैसा कुछ निकलता है। फिलहाल तो डार्क टावर वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ये बात सिर्फ थॉमस, मोमो और मार्क बिलीव करते हैं। और क्योंकि मोमो 3 हफ्तों से वहीं पर है तो उसे काफी जानकारी होती है कि स्लेव हंटर्स कहाँ कैसे रहते हैं। तो अब मार्क और मोमो मिलकर थॉमस को उनसे बचाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी ओर ग्रिफिन को दिखाते हैं जो कि एक इंसान के जरिए डार्क टावर वर्ल्ड के स्लेव हंटर्स और इंसानों से बात करता है। ग्रिफिन को मास्टर पर बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने मार्क को बचकर निकलने दिया। इसी वजह से वो मास्टर का खात्मा कर देता है और किसी दूसरे को मास्टर बना देता है। अब यहाँ पृथ्वी पर दिखाते हैं कि पुलिस ने इन बच्चों की उम्र का लिहाज करके उनके पेरेंट्स को वार्न किया और बच्चों को छोड़ दिया था। वो देखते हैं कि वो सूखा फूल खिल गया है और काफी बड़ा भी हो चुका, पर इनके अकॉर्डिंग उसमें से कोई कीड़ा नहीं निकला होता और वो समझते हैं कि उस बुक में लिखी बात झूठी थी। अब बैकी के पापा जो कि थेरेपिस्ट हैं, वो डांटते हैं इन लोगों को कि तुमने और तुम्हारे फ्रेंड्स ने मिलकर इतना बड़ा कांड किया है कि पुलिस पकड़ कर लेकर गई तुम्हें। अब ये सब नहीं चलेगा, तुम मुझे चुपचाप वो बुक दे दो। और बैकी को मजबूरन वो बुक अपने पापा को देना पड़ जाता है। फिर बैकी स्कूल जाती है तो मार्क पूछता है क्या बात हो गई। वो बताती है कि तुम्हारी उस बुक में झूठ ही झूठ लिखा हुआ था, लेकिन उसे सच मानने वाले तुम जरूर पागल हो। ये सुनकर मार्क का दिल टूट जाता है। दूसरी ओर बैन उस पुराने थिएटर में पार्टी अरेंजमेंट कर रहा होता है और पार्टी के लिए वो अपने नए म्यूजिक सिस्टम्स ऑर्डर करना चाहता है। तो पता चलता है कि किसी और ने वो सिस्टम्स बुक कर लिए थे। और तब बैन की क्लासमेट माया कहती है कि सुनो, मेरे पास एक बढ़िया वाला साउंड सिस्टम है, वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। असल में बैन को माया भी पसंद है। फिर सभी मिलकर उस पुराने थिएटर में म्यूजिक सिस्टम्स, लाइटिंग वगैरह बढ़िया सेट कर रहे होते हैं। यहाँ मार्क वापस डार्क टावर वर्ल्ड में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है, लेकिन उसकी माँ ने मेंटल असाइलम से कुछ लोगों को बुलाया था और वो मार्क को पकड़ कर ले जाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन मार्क है कि घर के ऊपर चढ़कर वहां से बच निकलने की सोचता है। वो एक ट्रैवलर है जिसकी वजह से उसे डार्क टावर वर्ल्ड में जाने के लिए पोर्टल की जरूरत नहीं होती, लेकिन अब वो बुक उसके पास नहीं है। इसकी वजह से उसे पोर्टल से ही दूसरी दुनिया में जाना होगा। लेकिन ये भी समस्या है कि मेंटल असाइलम के लोग उन्हें पोर्टल तक पहुंचने नहीं देते और दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन तब हुडी पहना हुआ कोई उस मेंटल असाइलम के स्टाफ को बहुत मारता है। मौका पाकर मार्क और मोमो उस पोर्टल के जरिए पहुंच जाते हैं डार्क टावर वर्ल्ड में। और अब वो मास्क पहना हुआ आदमी बाहर आता है और उसका फेस रिवील किया जाता है। ये तो मार्क है, पर मार्क तो अभी अभी डार्क टावर वर्ल्ड चला गया था, तो फिर ये कौन सा मार्क है? वेल दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको आगे जाकर पता चलेगा। लेकिन अभी मार्क की माँ को ये लगता है कि मार्क इतना वायलेंट हो चुका है क्या कि उसने इन सारे लोगों को इतना पीट दिया, जबकि दोस्तों उसे तो उस हुडी वाले ने पीटा था ना, लेकिन वो भी वैसे मार्क ही है। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आगे चलिए। अब मार्क और मोमो डार्क टावर वर्ल्ड में एक जगह बैठे होते हैं। अचानक बारिश भी होती है। ये वाली दुनिया एक अपार्टमेंट की तरह, जहाँ सबसे नीचे के लेवल पर मिट्टी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मॉन्स्टर्स वगैरह हैं। ऊपर के लेवल में समुद्र, बादल, बारिश वगैरह है। इन दोनों लेवल्स के बीच में एक बॉक्स जैसी जगह है जिसमें से पानी आने लग जाता है। मोमो चिल्लाता है कि यार हमें तुरंत यहाँ से बचना होगा, लेकिन मार्क की कुछ समझ में नहीं आता। और तब मोमो एक फूल निकाल कर दिखाता है जिसके अंदर से स्पाइडर जैसा कीड़ा निकलता है। मोमो कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा है, हमारे मुंह में घुसकर हमारा खात्मा कर देगा। दोनों वहां से बचकर कहीं छुप जाते हैं। यहाँ सीधे पृथ्वी पर दिखाते हैं बैकी को, जिस पर एक कीड़ा हमला करता है। असल में इन्होंने जिस सूखे फूल को पानी में डाला था उसी से निकला था ये कीड़ा, लेकिन जब इन लोगों ने देखा तो वो कीड़ा वहां छुपा हुआ था और अभी मौका पाकर वो बाहर निकला है। वो सीधे बैकी के मुंह में घुस जाता है और बैकी तड़प रही होती है। बड़ी मुश्किल से वो किचन से एक चिमटा लेती है और उसे मुंह में घुसाकर उस कीड़े को बाहर निकाल फेंकती है बड़ी मुश्किल से। फिर वो बेकिंग सोडा या नमक निकाल कर उस कीड़े पे डाल देती है, तब जाकर वो कीड़ा मर जाता है। और अब तो बैकी को विश्वास हो जाता है कि उस बुक में जो कुछ लिखा था वो सच था। मार्क ने इसको कहा था कि बुक लेकर मेरी माँ के पास जाओ, पर बैकी ने ऐसा नहीं किया था। पर अब वो अपने फ्रेंड्स को लेकर मार्क की माँ के पास जाती है। यहाँ दोस्तों डार्क टावर वर्ल्ड में अगले दिन जब धूप निकलती है तो कल रात आए हुए वो कीड़े मर चुके थे, क्योंकि वो कीड़े सिर्फ गर्मी में जिंदा नहीं रह सकते।
उन्हें पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। मार्क और मोमो थॉमस को छुड़ाने के लिए फिर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में एक बड़े तालाब को देखकर दोनों खुशी खुशी उसमें नहाते भी हैं। अब दोस्तों, पृथ्वी में वो थेरेपिस्ट एक हुडी ड्रेस को जलाने लगता है। असल में ये वही ड्रेस है जिसको मार्क जैसे दिखने वाले उस लड़के ने पहन के रखा हुआ था, लेकिन ये थेरेपिस्ट के पास कैसे आया, ये भी सस्पेंस है, बाद में पता चलेगा आपको। यहाँ कहानी शिफ्ट होती है डार्क टावर वर्ल्ड में, जहाँ ग्रिफिन के सामने एक अजीब सा क्रिएचर आता है। उसके हाथ में एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे मच्छर हैं। वो ग्रिफिन से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मार्क किसी भी जन्म में डार्क टावर वर्ल्ड से बाहर जा नहीं पाएगा। और यहाँ सीधे मार्क और मोमो को दिखाते हैं। मोमो ने तो 3 हफ्तों से यहाँ पर एक झोपड़ा भी बना लिया था। स्लेव हंटर्स इस तालाब से पानी लेने के लिए आते हैं, तो इन दोनों ने प्लान किया है कि जब स्लेव हंटर्स यहाँ पर आएंगे तो ये दोनों छुपकर उनका पीछा करेंगे और फिर थॉमस का पता लगाएंगे। वो कुछ ट्रैप्स बनाते हैं ताकि जब स्लेव हंटर्स यहाँ पर आए तो इन्हें उनकी आहट सुनाई दे। अब सीधे पृथ्वी पर दिखाते हैं तो बैकी मार्क की माँ से मिलती है और उन्हें उस बुक और डार्क टावर वर्ल्ड के बारे में सारी चीजें बताती है, लेकिन वो भी विश्वास नहीं करती। वो तो उल्टा पागल बोलती है। और तब एक पुलिस डिटेक्टिव आता है जो मार्क के बारे में पूछताछ करना चाहता है। दरअसल पुलिस को तो अभी भी यही लगता है कि मार्क ने ही मेंटल हॉस्पिटल के स्टाफ को मारा और फिर वो वहां से बच निकला। और तब बैकी डिटेक्टिव को बताती है कि मार्क के पिता, उसके दादा, उसके परदादा, ये सभी लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हुए थे। ये सब कुछ आपके पुलिस रिकॉर्ड्स में भी है। ये कहकर वो डिटेक्टिव को वो रिकॉर्ड्स भी दिखाती है। लेकिन इतना सबूत देखने के बाद भी मार्क की माँ इन बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन डिटेक्टिव को जरा विश्वास होने लग जाता है। बैकी बताती है कि पहले तो मेरे पापा ने बुक ले लिया था, लेकिन मैंने चोरी छुपे उसे चुरा लिया और उसको सारा को दे के रखा हुआ है। दूसरी ओर माया और बैन उस थिएटर में पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन सारा के पेरेंट्स उसे पार्टी के लिए अलाउ नहीं करते। यहाँ डार्क टावर वर्ल्ड में मार्क और मोमो एक जगह पर बैठे होते हैं और तब एक मच्छर मार्क को काटता है और फिर सीधे किले की ओर भागता है। वहाँ वो अजीब क्रिएचर जिसका नाम मल्लित है वो बैठा होता है वहाँ पर। ये मच्छर उसके हाथ में बैठता है तो मल्लित उसे मारकर उसके अंदर जो मार्क का खून होता है उसे पी लेता है। ऐसा करने से उसे ये पता चलता है कि मार्क इस वक्त कहाँ पर है और क्या बातें कर रहा है। फिर जब वो ग्रिफिन को ये बातें बताता है तो ग्रिफिन कहता है कि तुम्हारे जो जासूस पृथ्वी पर हैं, उन्हें साफ कह दो कि हमारे प्लान में छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए और हाँ, तुम मार्क को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। यहाँ पृथ्वी में दोस्तों बैकी सारा से वो बुक मांगती है तो सारा कहती है उसे तो बैन लेकर चला गया। ये सुनकर बैकी बैन से बुक लेने के लिए पार्टी में जाती है और वो भी मार्क की माँ और पुलिस डिटेक्टिव को साथ लेकर। डार्क टावर वर्ल्ड में मार्क को इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए मल्लित उसके पिता का रूप लेकर उसके सामने जाता है, लेकिन वो सिर्फ मार्क को दिखाई देता है, मोमो को नहीं। मोमो मार्क से पूछता भी है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया, किससे बातें कर रहे हो। और यहाँ थेरेपिस्ट से मिलने के लिए एक आदमी आता है और दोनों डार्क टावर वर्ल्ड में ग्रिफिन और मल्लित के बीच हुई बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं। समझ रहे हो दोस्तों, मतलब बैकी के पिता यानी थेरेपिस्ट भी एक मल्लित है। इन सभी का इरादा सिर्फ एक ही है, मार्क और थॉमस डार्क टावर वर्ल्ड में फंस जाएं और उनके खून से ग्रिफिन को बहुत ज्यादा पावर मिले, जिसके जरिए ग्रिफिन न सिर्फ डार्क टावर वर्ल्ड पर बल्कि पृथ्वी पर भी राज कर पाए। और इसी वजह से थेरेपिस्ट ने उस दिन मार्क का रूप लेकर मेंटल असाइलम के स्टाफ को मारा। इसी वजह से उसने वो हुडी वाला ड्रेस भी जला दिया था, क्योंकि कोई सबूत नहीं रखना चाहता था वो। और क्योंकि थेरेपिस्ट एक मल्लित है, वो किसी का भी रूप ले सकता है, इसीलिए उसने मार्क का रूप ले लिया था। अब वो बैकी के कमरे में जाता है तो वहाँ बैकी नहीं होती। थेरेपिस्ट को अब शक होने लग जाता है। वो बैकी के कमरे की सफाई करने में लगा होता है। छोटे से छोटा धूल उठाकर उसे टेस्ट करता है तो उसे पता चल जाता है कि उस कमरे में क्या क्या हुआ था। बिल्कुल उसी तरह जैसे डार्क टावर वर्ल्ड में उस मल्लित ने मार्क का खून चाहकर ये जान लिया था कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। थेरेपिस्ट समझ जाता है कि बैकी को मार्क की बातों पर विश्वास हो चुका है और वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है, पर थेरेपिस्ट ऐसा होने नहीं देगा और वो तुरंत बैकी को पकड़ने के लिए निकल जाता है। तो जब वो कार में बैठा होता है तो एक सेकंड के लिए इंसान का रूप गायब होता है और उसका असली रूप यानी मल्लित का रूप दिखाई पड़ता है और फिर इंसान के रूप लेकर वो बैकी को ढूंढने निकल जाता है। बैकी तो यहाँ पार्टी एंजॉय कर रही है, तभी वो देखती है कि उस बुक पर शराब गिर गई है। इसी वजह से उसमें जो सूखा फूल था उसमें से एक खतरनाक कीड़ा बाहर निकल आता है। ये बात सिर्फ बैकी जानती है और वो उस कीड़े को ढूंढने भी लग जाती है, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। इसी बीच बैन माया को किस करने वाला होता है कि तभी वो कीड़ा माया पर हमला कर देता है। इतने में दोस्तों थेरेपिस्ट पार्टी में पहुंच जाता है और बैकी को हिप्नोटाइज करके उसको अपने साथ लेकर जाता है। पार्टी में वैसे मार्क की माँ और पुलिस डिटेक्टिव भी होते हैं। तब वो कीड़ा जो और बड़ा हो गया था ना, वो सभी को अटैक करने लगता है। डिटेक्टिव को तो वो मारे डालता। ऐन वक्त पर मार्क की माँ उस कीड़े को शूट करके उसकी जान ले लेती है, लेकिन मरने से पहले वो कीड़ा अपना रूप बदलकर एक भालू का रूप लेकर मर जाता है। बताओ। और अब ये सब देखने के बाद ही
मार्क की माँ को विश्वास हो जाता है कि न सिर्फ उसका पति बल्कि उसके दोनों बेटों ने आज तक उस बुक के बारे में और डार्क टावर वर्ल्ड के बारे में जो कुछ कहा था वो सब सच था। और वहाँ डार्क टावर वर्ल्ड में मोमो का बर्ताव दोस्तों एकदम से बदल जाता है और वो मार्क को उकसाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे पापा की मौत के कारण तुम हो। मार्क गुस्से में मोमो को पीटने लग जाता है और मोमो वहीं पर मर जाता है दोस्तों। जैसे जैसे मार्क का गुस्सा बढ़ता जाता है वैसे वैसे डार्क टावर वर्ल्ड हिलने लगता है। इस वजह से ऊपर के लेवल से रोशनी आती है जो ग्रिफिन के ऊपर पड़ती है। ग्रिफिन फिर अपने स्लेव हंटर से कहता है कि मार्क को पकड़ने का यही ठीक मौका है, जल्दी से उसे पकड़ कर ले आओ। स्लेव हंटर्स भी मार्क को पकड़ने जाते हैं। इसी बीच वहाँ मार्क देखता है कि मोमो दूर से उसकी ओर चला रहा है। मार्क चौंक जाता है कि अगर वो मोमो है तो ये कौन है जिसे मैंने मार डाला। अब शक के मारे वो मरे हुए मोमो को छूता है तो वो मिट्टी में बदल जाता है। बताओ, इतने में वहाँ पर कोई जाता हुआ दिखता है तो मोमो एक लकड़ी उस पर फेंकता है जिसके लगने से वो गिर जाता है। असल में वो मल्लित है। ये दोनों उसे बांधकर पूछताछ करने लग जाते हैं तो वो खुद को मार्क के पापा का रूप लेकर मार्क को इमोशनली मैनिपुलेट करने लग जाता है। पर मार्क उसके जाल में फंसने वाला नहीं था। दोनों मिलकर उस पर तेल डालकर जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन इतने में वो गायब हो जाता है। लेकिन मार्क जानता है कि वो वहीं पर है और वो उस पर तेल डालकर उसे जलाने लग जाता है। तब मल्लित चिल्लाता है कि मैं यहीं पर हूँ, प्लीज मुझे मत जलाओ। मुझे ग्रिफिन ने भेजा था ताकि तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करके ग्रिफिन के पास लेकर जा सकूं। मार्क कहता है कि मेरे और थॉमस के खून से ही ग्रिफिन पृथ्वी पर राज कर पाएगा, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ भेजा, राइट? लेकिन मल्लित कहता है कि अगर उसे तुम्हारा खून ही निकालना था तो वो कब का निकाल चुका होता। असल में वो तुम्हारे साथ लड़ना चाहता है ताकि तुम्हारे अंदर जो ट्रैवलर का पावर है वो ग्रिफिन को मिले और वो बिना किसी अड़चन के पृथ्वी और डार्क टावर वर्ल्ड के बीच में आराम से ट्रैवल कर सके। इस तरह वो आसानी से पृथ्वी पर कब्जा भी कर पाएगा। इतने में वो जगह वाइब्रेट होने लगती है और मार्क और मोमो समझ जाते हैं कि स्लेव हंटर्स मार्क को पकड़ने आ रहे हैं। वो मल्लित को खोल देते हैं और खुद वहां से बच निकलते हैं। अब यहाँ पृथ्वी में जो लोग पार्टी में आए थे उन्हें लगता है कि भालू ने सभी पर अटैक किया था, लेकिन मार्क की माँ और डिटेक्टिव जानते हैं कि असल में वो भालू नहीं, डार्क टावर वर्ल्ड के फूल से निकला हुआ खतरनाक कीड़ा था जो मरते वक्त भालू बना ताकि किसी को कोई शक न हो। अब डिटेक्टिव बताता है कि मुझे पहले से पता था कि आपके पति और थॉमस सही है। असल में जब आपके पति जलकर मरे थे तो हमें वहाँ उनकी जली हुई लाश नहीं मिली, सिर्फ मिट्टी मिली थी और मुझे लगा कि आप कभी इन बातों पे विश्वास नहीं करेंगी और आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने कहीं से राख लाकर आपको दे दिया था ताकि आपको ये लगे कि ये उनकी राख है जली हुई। और अब मार्क की माँ को सच का पता चल जाता है। यहाँ बैकी को होश आता है तो वो थेरेपिस्ट से पूछती है मैं घर कैसे आई। थेरेपिस्ट कहता है कि पार्टी में एक भालू ने तोड़फोड़ मचा दी थी बेटा और मैं तुम्हें घर लेकर आ गया। लेकिन बैकी कहती है वो भालू नहीं था, एक अजीब सा कीड़ा था। तो इस पर तो थेरेपिस्ट उसको डांटता है कि मार्क की बातें सुनकर ना तुम भी पागल हो रही हो। बैकी गुस्से में अपने कमरे में चले जाती है। पार्टी में जो हुआ उसकी वजह से सबसे ज्यादा घायल हुई थी माया, जो कि फिलहाल बेहोश है और लगता है उसे ठीक करना मुश्किल होगा। और डार्क टावर वर्ल्ड में स्लेव हंटर्स मार्क और मोमो को ढूंढ नहीं पाते और इंसानों की बस्ती में चले जाते हैं जहां उन्हें गुलाम बनाकर रखा गया है। पर असल में मार्क और मोमो स्लेव हंटर्स का पीछा करते करते ही उस बस्ती में पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर सभी को एक जैसा ड्रेस दिया गया था। ऐसे में ये लोग थॉमस को कैसे पहचान पाएंगे? वो इसी दुविधा में होते हैं तो वहां पर एक म्यूजिक बजता है। स्लेव हंटर्स को म्यूजिक नहीं आता और ना ही डार्क टावर वर्ल्ड के इंसानों को, मतलब ये म्यूजिक जरूर थॉमस ही बजा रहा होगा। ये बात मार्क की समझ में आ जाती है और तब थॉमस हाथ उठाता है और ये लोग उसको देख लेते हैं। लेकिन स्लेव हंटर्स थॉमस को पीट कर उसको जेल में बंद कर देते हैं। उसी रात दोस्तों मोमो एक पत्थर फेंककर स्लेव हंटर्स को डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी दिशा में लेकर जाता है और मार्क जो कि एक ट्रैवलर है वो अपने टेलीपोर्टिंग पावर का इस्तेमाल करके जेल के अंदर चला जाता है जहां पर थॉमस को रखा गया है। मार्क को देखकर थॉमस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और अब इन दोनों को यहाँ से बच निकलना है कैसे भी करके। मार्क अपने भाई के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। असल में टेलीपोर्ट होने के लिए मार्क के मन का शांत रहना जरूरी है, लेकिन इस जेल की दीवारों पर ऊपर लेवल के किसी क्रिएचर का गोबर मल कर रखा गया था जो कि मन को शांत नहीं होने देता। और तब मार्क को उस कारपेंटर टूल की याद आती है जो इनके पापा ने छुपा कर रखा था। डार्क टावर वर्ल्ड में ये बहुत ही पावरफुल टूल है और उसी की मदद से वो पत्थर में छेद करके वहां से बाहर निकल आते हैं। दूसरी ओर मोमो जो स्लेव हंटर्स को डिस्ट्रैक्ट करके लेकर गया था उसे स्लेव हंटर्स पकड़ लेते हैं और खूब पीटते भी हैं। जैसे तैसे जान बचाकर वो मार्क और थॉमस के पास आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत में भी है। दोनों भाई फिर एक गाड़ी जैसी चीज में उसको लटाकर जल्दी से पोर्टल की ओर ले जाते हैं। ग्रिफिन को भी पता चल जाता है कि इस बार भी मार्क बच निकला है और थॉमस को भी लेकर गया। तो गुस्से में तो वो उस इंसान को ही मार डालता है जिसके जरिए वो दूसरों से बात कर रहा था। फिर ग्रिफिन बाहर निकलता है और तब हमें पता चलता है कि उसका रूप कितना खतरनाक और डरावना है। वो तेजी से मार्क और थॉमस का पीछा करता है और यहाँ मार्क की माँ और वो डिटेक्टिव बैकी के घर जाते हैं ताकि उसको साथ ले जाकर पोर्टल को खोल सके। थेरेपिस्ट यहाँ बैकी को रोक नहीं पाता क्योंकि अगर उसका असली रूप मतलब मनलिथ वाला रूप इन्हें पता चल गया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा।
दोनों बैकी को साथ ले जाकर उस पोर्टल की ओर जाने लगते हैं। अब उन्हें उस पोर्टल को खोलना होगा ताकि मार्क, थॉमस और मोमो वापस पृथ्वी पर आ पाए। पोर्टल के पास पहुंचकर वो उसे खोलने में लगे होते हैं। पोर्टल के उस तरफ मार्क, थॉमस और मोमो होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि बाहर से उनकी माँ पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रही है। थॉमस कहता है कि इस पोर्टल को अंदर से भी खोला जा सकता है, मुझे वो कारपेंटर स्टूल दो। लेकिन मार्क कहता है कि तुम रहने दो, मैं खुद खोल लूंगा। इस बात पे थॉमस को गुस्सा भी आता है, क्योंकि पहले से वो न जाने कितने दिनों से डार्क टावर वर्ल्ड में फंसा हुआ था। और तो और डार्क टावर वर्ल्ड में वक्त बहुत जल्दी बीतता है। इस हिसाब से शायद वो डार्क टावर वर्ल्ड में कुछ साल भी गुजार चुका है, इसलिए मेंटली भी वो जरा स्ट्रेस में होता है और टेंशन में मार्क को मारने भी लग जाता है। फिर वो गुस्से में ही मार्क से टूल छीनकर उससे पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता नहीं। और तब दिखाते हैं कि ग्रिफिन ऊपर से उड़ रहा है। थॉमस के मारने से मार्क तो बेहोश हो गया था, और अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि ग्रिफिन ने थॉमस को पकड़ के रखा हुआ है और थॉमस के जरिए वो मार्क से बातें करने लगता है। ग्रिफिन कैसे भी करके मार्क के साथ बस लड़ना चाहता है, और अगर उस लड़ाई में मार्क हार गया तो मार्क की ट्रैवलर वाली शक्ति ग्रिफिन को मिल जाएगी। इसीलिए वो मार्क को लड़ने के लिए उकसाता रहता है कि मेरे साथ लड़ो या कायरों की तरह मुझसे डरकर भाग जाओ। पर मार्क कहता है कि मुझे किसी से नहीं लड़ना। ये कहकर वो टूल को नीचे फेंक कर जाने लग जाता है। और तब उस तरफ से दोस्तों मार्क की माँ पोर्टल खोल देती है और घायल मोमो को ले जाती है। लेकिन अपने भाई को ग्रिफिन के चंगुल से छुड़ाए बगैर मार्क जाना नहीं चाहता। वो अपने टूल को बुलाता है तो वो उड़कर मार्क के हाथ में आ जाता है और उस टूल से मार्क ग्रिफिन का हाथ ही काट देता है एक। और इस वजह से होता यह है कि थॉमस ग्रिफिन की पकड़ से छूट जाता है और दोनों भाई जल्दी से पोर्टल की ओर जाने लगते हैं। लेकिन अब ग्रिफिन ने मार्क के साथ लड़ाई शुरू कर दी। अगर उसने मार्क को मार डाला तो मार्क का ट्रैवलर वाला पावर ग्रिफिन के पास चला जाएगा। वो मार्क को पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में मार्क और थॉमस पोर्टल का दरवाजा बंद कर देते हैं। फिलहाल तो इन्हें ग्रिफिन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मार्क और थॉमस को बच निकलने में मदद की थी बैकी ने, और बैकी के पिता हैं एक मल्लित। इसीलिए ग्रिफिन बैकी के पिता को यानी थेरेपिस्ट के रूप में पृथ्वी में रह रहे उस मल्लित का खात्मा करता है और एक नया मल्लित क्रिएट करता है। अब वो नया मल्लित ग्रिफिन की मदद करेगा और उसे मार्क का पावर दिलाने की कोशिश करेगा। यहाँ मार्क की माँ उन दोनों भाइयों से कहती है कि सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारे पापा और तुम दोनों को पागल समझा, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तुम जो कह रहे थे वो सब सच था। उनकी बातें सुनकर तो अब बैन भी डार्क टावर वर्ल्ड में विश्वास करने लगता है। मार्क और थॉमस एक नॉर्मल जिंदगी जीने लग जाते हैं यहाँ से। मार्क को बैकी बहुत ही पसंद है और वो अक्सर उसके घर भी जाता है और थेरेपिस्ट से भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है ना, वो बैकी का असली पिता नहीं है, बल्कि ग्रिफिन का बनाया हुआ एक नया मल्लित है। मार्क अब अपने टेलीपोर्टिंग पावर से बैकी को भी डार्क टावर वर्ल्ड में ले जाता है और वहाँ की सैर भी कराता है। दूसरी ओर बैन भी दोस्तों माया को उठाकर पोर्टल में लेकर जाता है और पोर्टल के जरिए वो भी डार्क टावर वर्ल्ड में चला जाता है, क्योंकि वो जान गया था कि पृथ्वी पर अगर कोई घायल हो तो डार्क टावर वर्ल्ड में ठीक हो जाता है। और क्योंकि माया घायल थी तो वो उसको डार्क टावर वर्ल्ड में ले जाकर उसको ठीक करवाना चाहता है। लेकिन वहाँ वो किसी चीज को प्रेस कर देता है जिसकी वजह से ढेर सारे स्लेव हंटर्स पनपने लगते हैं। मतलब मार्क और ग्रिफिन के बीच की लड़ाई खत्म नहीं हुई। ग्रिफिन को पृथ्वी पर राज करने के लिए मार्क का ट्रैवलर पावर चाहिए और वो उस पावर को तभी पा सकेगा जब मार्क अपनी मर्जी से ग्रिफिन के साथ लड़ेगा और उस लड़ाई में हार जाएगा तभी। लेकिन मार्क तो लड़ने को तैयार ही नहीं है। लेकिन ये ग्रिफिन भी चुप नहीं रहेगा। उसे पता है कि मार्क के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रैवलर वाला पावर चला आ रहा है। अब उसे उस वक्त का इंतजार करना है जब शायद मार्क का बेटा या फिर उसके बेटे का बेटा ग्रिफिन के साथ लड़ने को तैयार होगा। उनसे लड़कर और उन्हें लड़ाई में हराकर ही ग्रिफिन को उनका ट्रैवलर वाला पावर हासिल होगा और उस पावर के जरिए ही वो डार्क टावर वर्ल्ड पर ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर भी राज करेगा। शायद पृथ्वी के इंसानों को भी अपना गुलाम बना लेगा। इसमें न जाने कितने साल लगेंगे, कितने शतक लगेंगे, लेकिन पावर हासिल करने के लिए ग्रिफिन को तब तक इंतजार तो करना ही होगा। और उसके इसी इंतजार में खत्म होती है द ग्रिफिन नाम की सीरीज। लेकिन ग्रिफिन अभी भी जिंदा है। मार्क और उसका परिवार ग्रिफिन को मिटाने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे। ये हमें वैसे पता नहीं है, लेकिन शायद इस सीरीज का कोई सेकंड सीजन भी होगा और उसमें पता चल जाएगा कि आगे की कहानी क्या होगी, है ना दोस्तों। जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अब आप बताइए आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन, वीडियो, स्टोरी, सीरीज। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।